हेलो डियर स्टूडेंट, 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 27। ठीक है, ये आपका विविध व्याख्यात्मक उदाहरण है जिसमें आपको लिखा है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10। ओके, तो यहाँ पर और आर से आर में है, तो आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी और इसका आलेख भी खींचना होगा। तो टेबल जो बनेगी वो इस तरह से एक्स और वाई। ठीक है, हमें स्टार्ट करते हैं -10 से, तो 0 आ जाएगा, -9, 1 आ जाएगा, -8, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते चलते -7 तो 3 आ जाएगा, -6 तो 4 आ जाएगा, -5 तो 5 आ जाएगा, है ना, और -4 तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से चलते चलते -3 तो 7, -2 तो 8, और -1 तो 9, और 0 तो 10। तो आपको देखने को मिला होगा -10 से स्टार्ट किया और 0 10 तक गया। तो कहने का मतलब है, और 10 अगर हम 10 रख दें, ऐसे ही 10 20 30 बहुत सारा आगे चलता रहेगा, 1 2 3। तो इसका जो ग्राफ है वो आलेख क्या आएगा, आलेख कुछ इस तरह आना चाहिए। एक तो आएगा -10,0 और एक आएगा 0 10। भाई -10,0 और 0,10, तो 0,10 तो ये हो जाएगा 0,10 और ये हो जाएगा -10,0। तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बड़े आराम से एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यही पूछ रहा है कि इस फलन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में एक्स बराबर 10 एक्स प्लस 10 का ग्राफ कीजिए। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 19, ये एग्जाम्पल 18 है। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है, इसको पूरा समझ लेते हैं। आर क्यू से क्यू में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी और ए माइनस बी। आर क्यू से क्यू में थोड़ा सा कठिन होता है, ये क्यू से क्यू में समझने का प्रयास करना। आर इज इक्वल टू लिखूंगा, मैं समझाऊंगा भी, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू तथा ए माइनस बी बराबर बिलोंग्स टू जेड, ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी जो है वो जेड को बिलोंग करता है और ए बी क्यू को बिलोंग करता है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि ये कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बिलोंग्स टू क्यू। तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ए माइनस ए बराबर 0 और 0 बिलोंग्स टू क्या होता है, जेड। तो निश्चित तौर पर क्या लिख देंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर जो भी है, या ए कॉमा सी या बी जो भी है, वो सब आपके लिख दिए जाएंगे। ठीक है, और आगे वो कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो निश्चित तौर पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा और बी माइनस ए बिलोंग्स टू बी जेड होगा। क्यों, अगर आप ए माइनस बी करते हो, ए माइनस बी जो भी है, तो ए माइनस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो बिलोंग्स टू जेड होगी और बी माइनस ए की जो भी वैल्यू आएगी वो बिलोंग्स टू जेड होगी। तो यही वो कह रहा है कि दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी आर होगा उस स्थिति में। नेक्स्ट है, वो कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। तो वो ये कहना चाहता है थर्ड में, ये सेकंड हो गया। थर्ड में ये कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हुआ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल सही है, जो वो पूछ रहा है वही होगा। अगर आप देखें इन दोनों को जोड़ दो, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ध्यान से देखो, बी से बी कट गया तो क्या प्राप्त हो गया, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, अर्थात इसको अपन लोग ए कॉमा सी बिलोंग्स टू
आर पढ़ सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं। पहले में a माइनस ए किया, 0 आ गया और 0 बिलोंग्स टू जेड है। अब आपने ए बी को आर में लिया, आर में कोई भी वैल्यू लोगे घटाओगे तो जेड में आएगी, ठीक है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आए। ऐसे ही बी माइनस ए करोगे तो भी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। दोनों को योग कर दें, क्या कर दें, योग, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो क्या बचा ए माइनस सी और बिलोंग्स टू क्या होगा जेड, इसलिए लिख सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 20 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 20, यदि f इज इक्वल टू 1,1 2,3 2,3 0,-1 -1 -3 जेड से जेड में एक रैखिक फलन है, एक रैखिक फलन है, तो f ऑफ x ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि रैखिक फलन क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, क्या होता है y बराबर mx प्लस सी। इनमें से कोई बिंदु, मान लीजिए आपने पहला बिंदु ले लिया, बिंदु ये सब संतुष्ट करेंगे इसको, तो 1 बराबर m इंटू 1 प्लस सी, तो 1 बराबर क्या हो गया m प्लस सी, इसको सेकंड ले दो, ठीक है, जो भी है। और इसके बाद आपने ले लिया कोई भी बिंदु ले लो, 0,-1 ले लो सपोज दैट, ये भी संतुष्ट करा दो, तो -1 m इंटू 0 और प्लस सी, तो सी बराबर कितना आ गया -1, तो फ्रॉम सेकेंड में रख दो, तो 1 बराबर m -1, तो m बराबर कितना हो गया 2, m बराबर 2 और c बराबर -1, यही पूछा जा रहा है। तो इसलिए रैखिक फलन ये नहीं है कि हमने ये बिंदु लिए तो आप कोई से भी दो बिंदु ले सकते हैं संतुष्ट कराने के बाद। तो y बराबर m कितना आया 2x और -1, तो ये आपका रैखिक फलन आ गया, y बराबर 2x -1। ये भी एक अच्छा सवाल था, ठीक है। इसके बाद में एक और आता है चौथा क्वेश्चन, इसी का 20वां उदाहरण है, 20वां नहीं 21वां उदाहरण होगा। एग्जाम्पल नंबर 21, ये कह रहा है फलन f ऑफ x बराबर x² प्लस 3x और प्लस 5, यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह दिए जाएं तो ऊपर नीचे के क्या कर लेते हैं, फलन परिभाषित होने के लिए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, चाहे जैसे कर लो नीचे वाला, ठीक है। तो हर x² माइनस 5x प्लस 4 डज नॉट इक्वल 0, ये होना चाहिए, ठीक है। तो x² 4 एकम 4 4x माइनस x प्लस 4 बराबर 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 1 डज नॉट इक्वल 0, मतलब ये डज नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। तो ये आ गया x बराबर नहीं है 1 और 4 के, बिल्कुल सही, 1 और 4 रखने पर ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रांत हो गया जो भी है r माइनस 1,4, यही इसका असली प्रांत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फलन के परिभाषित होने के लिए इस तरह का एक ग्राफ बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22, ये पहले नोट कर लो भैया,
हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 22 कराने की जरूरत नहीं है, आलेख की बात है। तो इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0 पे वैल्यू लेनी है, एक्स बराबर 0 पे 1 लेना है, और एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे क्या लेना है, एक्स प्लस 1। तो आप इनसे बड़ी वैल्यू, पहले छोटी वैल्यू ले लो। तो जैसे मान लो एक्स इज लेस देन 0 से छोटी वैल्यू -5 से शुरू कर दिया, -5 ले लेंगे तो -5 ले लेंगे तो 6 बन जाएगा, -4 ले लेंगे तो 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से एक टेबल निर्मित हो जाएगी। जो टेबल निर्मित होगी, चलिए हम कर ही दे रहे हैं इसको भी। एग्जाम्पल 22, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0, 1 एक्स बराबर 0 और 1 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भैया, द्वारा परिभाषित है। एफ ऑफ एक्स का आलेख खींचिए, आलेख खींचिए। तो आलेख खींचेंगे, क्या करेंगे, देखिए भैया, यहां से टेबल एक तैयार कर लो पहले, एक्स और वाई। मान लो -5 लिया आपने, -5 लिया तो यहाँ कितना हो गया 6, 4 लिया तो कितना हो गया 5, 3 लिया तो कितना हो गया 4, -2 लिया 3, -1 लिया 2 और 0 लिया तो 1। ऐसे ही तो आया। फिर इधर की वैल्यू भी ले लो, 1 लिया, 0 से बड़ा लिया 1 लिया तो 2, 2 लिया तो 3, 3 लिया तो 4, 4 लिया तो 5। ये आप ग्राफ खींच दो इस तरह से, क्या दिक्कत आ रही, लो एक्स, एक्स डैश और वाई और वाई डैश। ठीक है, यहां पे ग्राफ खींचेगा तो 0 और 1, तो पहला है 0 और 1, है ना। तो एक्स पे चलेगा 0, वाई पे 1, यहाँ पे चल गया, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है। ये इधर चलेगा आपका 1, इधर एक्स पे 1 और इधर 2, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। ठीक है, तो आप जब इनको रखोगे, पॉइंट आउट करोगे, तो इस तरह का एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आप इस पर पूरा डॉटेड करेंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो इस तरीके डॉटेड करने के बाद ये मापांक फलन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको आज इतना ही सा काम है। एक तो कुछ सवाल आपको करने होंगे, जो सवाल मैं बता रहा हूं उनको करके देख लेना। एक तो पहला सवाल है एक्सरसाइज का विविध प्रश्न का। ठीक है, विविध का पहला सवाल बहुत सरल है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वो सब कुछ दिया गया। वो कह रहा है जी बराबर जी संबंध है, दर्शाइए एफ फलन है जबकि जी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहां से जहां तक की वैल्यू दी गई है उनमें आपको स्पष्ट करना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। और फलन और संबंध की बात हम कर चुके। दूसरे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया, सीधा 1.1 रख दो। ठीक है, 1.1 की वैल्यू क्या आएगी, और 1 की वैल्यू रख दो और उसको घटा दो। और अभी अभी तीसरा सवाल बताया मैंने, प्रांत निकालना सिखाया, डज नॉट इक्वल 0 रखे। चौथा सवाल भी √x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपको बता चुके, x जो अंडर रूट में दिया जाता है उसको x-1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 रख दो, तो x इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अनंत, इसका प्रांत हो गया 1 to अनंत, और x-1 में 1 to अनंत तक रखते जाओ तो क्या आ जाएगा, 0 से अनंत। मोड है तो निश्चित तौर पर मोड का जो क्या होता है, मोड x-1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, r होगा, और उसका परिसर क्या है, मोड है, तो 0 से अनंत हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं। और एक 7वां सवाल है, ये भी आप बना सकते हो। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्या कह रहा है, f such that g f such that r tends to r, f of x बराबर दिया गया है और g of x बराबर दिया है, f प्लस जी ज्ञात करना है, f इंटू जी ज्ञात करना है, f अपॉन जी ज्ञात करना है। ये हम करा चुके हैं। और एक सवाल अभी अभी 8वां कराया है, 1 1 2 3, ये अभी हमने 2 बिंदु लिए थे, इनमें से कोई 2 बिंदु ले लो, और फंक्शन दिया गया इसमें ax प्लस बी, जैसे वहां mx प्लस सी था, यहाँ ax प्लस बी रख दो, a और b के मान आएंगे, वो जाकर के फंक्शन में रखना। ठीक है, तो इतने सवाल आज आप करके देख लो, कल आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज हम इतना ही बताएंगे आपको, तो थोड़ा प्रयास करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा कि हाँ काम चल जाए, कैसे भी करके आ जाए, है ना। तो ये फंक्शन का जो चैप्टर है ये भी आपका लगभग कंप्लीट है। विविध है, हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं इसमें, जो चैप्टर के बारे में था वो बता दिया, ग्राफ बता दिए हैं, उनके कैसे खींचते हैं वो बता दिए हैं। तो आज आप यही प्रयास करेंगे बच्चों
कि किसी तरह से कि हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ठीक है ना। निश्चित तौर पर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद कल हम आपको ये लगभग कंप्लीट करा देंगे पूरी। फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन चलेगा, तीसरा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसका यूज 12वीं के अंदर बहुत ज्यादा है। बिना इस चैप्टर के 12वीं नहीं चल सकती है, कैलकुलस में कहीं आपको बिना ट्रिगोनोमेट्रिक के नहीं चलेगा। सॉरी। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छी तरह से आ जाए। थैंक यू सो मच।